आम इंसान को कैसे पता लगेगा कि स्टोन अंदर बन रहा है? उसको सबसे पहले या तो यूरिन में इन्फेक्शन आने लग पड़ेगी, या यूरिन में ब्लड आएगा, या फिर उसको बखियों में पेन होने लग पड़ेगी। तो अलग अलग पेशेंट को क्या अलग अलग, जैसे आपने कहा कि कई तरह के स्टोन्स हो जाते हैं, कोई कैल्शियम की वजह से होता है या किसी और, तो अलग अलग पेशेंट की अलग अलग होती हैं चीजें। स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत हार्ड होते हैं, यूरिक एसिड बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट स्टोन तो ट्रीटमेंट इज सॉर्ट ऑफ सेम फॉर ऑल द स्टोन्स। किडनी स्टोन एक तो है क्या, और ये एक्चुअल में बनता क्यों है? हम एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह, कोला वगैरह, सोडा काफी पीते हैं, हाँ जी, और पानी कम पीते हैं, और जो माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो जाके इकट्ठे होने लग पड़ते हैं, और उसके साथ धीरे 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 स्टोन बनने लग पड़ते हैं। इसमें किसी तरह की जान का भी जाने का खतरा बढ़ जाता है? अगर जान का जाने का तब खतरा बढ़ेगा जब हमारा जो सीरम क्रेटिनिन है वो बढ़ने लग पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही कॉमन टर्म है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो एक्चुअल में ये है क्या? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में कॉमन होता जा रहा है ये। देखो, आजकल इरेक्टाइल फंक्शन आगे से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है लाइफ में। तो वो क्या होता है, एक तो स्ट्रेस हो जाता है, और दूसरा कि वो मेल को लगता है पता नहीं मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नमस्कार, मैं कपिला, और आज हम बात करने वाले हैं यूरोलॉजी के बारे में। ये एक ऐसी मेडिकल फील्ड है जिसमें यूरिनरी सिस्टम और उससे जुड़ी बीमारियां शामिल होती हैं। तो हम आज इसी पर, इसके बीमारियों के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं मौजूद हूँ जलंधर के इनोसेंट हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरजीत सिंह, जो कि एक्सपर्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर हरजीत सिंह एज अ सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट इधर इनोसेंट हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ काफ़ी देर से, और अभी हम नई हॉस्पिटल में आ गए हैं। ये नियर वडाला चौक है जलंधर में। तो आज हम मैडम से बात करेंगे ऑन यूरोलॉजी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हाँ, आजकल आप देख ही रहे हो कि यूरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स जो है डे टू डे लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लेमैन जो हमारे लोग हैं, एक लेमैन लैंग्वेज में आप उन्हें ये बताएं कि यूरोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है? देखो, यूरोलॉजी बेसिकली होता है किडनी का प्रॉब्लम, और हमारे किडनी के साथ यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरिथ्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें एक नेफ्रोलॉजी पार्ट आता है जो मेडिकल पार्ट है, और यूरोलॉजी पार्ट है सर्जिकल पार्ट। हाँ जी। सो हम डील कर रहे हैं सर्जिकल पार्ट से, जैसे स्टोन हो गया, ट्यूमर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ऐसी प्रॉब्लम जो हो जाती हैं लोगों को, तो हम यूरोलॉजी में आ जाती हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो नेफ्रोलॉजी में आ जाता है, दैट इज अ मेडिकल पार्ट। ओके, यहाँ हम अगर बात करते हैं किडनी स्टोन की, तो बहुत सारे लोग जो हैं इससे सफर हो रहे हैं। तो किडनी स्टोन एक तो है क्या, और ये एक्चुअल में बनता क्यों है? देखो, किडनी स्टोन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि हमारी डाइट कुछ ऐसी हो गई है। एक तो हम एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह, कोला वगैरह, सोडा काफी पीते हैं, और पानी कम पीते हैं, और जो माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो जाके इकट्ठे होने लग पड़ते हैं, और उसके साथ धीरे 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 स्टोन बनने लग पड़ते हैं। और स्टोन भी कई प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कैल्शियम स्टोन है, या ऑक्सलेट स्टोन है, या यूरिक एसिड स्टोन है। सो स्टोन्स काफी ज्यादा होने, और ये हमारा जो सब हिमालयन बेल्ट है, जो होशियारपुर एरिया कह लो, उसमें स्टोन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द वाटर में भी जो कंटेंट ऑफ कैल्शियम वगैरह ज्यादा होता है। सो मेन इज द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, और विच कॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इन्फेक्शन करते हैं, और बाद में किडनी को डैमेज भी करते हैं। तो अलग अलग पेशेंट को क्या अलग अलग, जैसे आपने कहा कि कई तरह के स्टोन्स हो जाते हैं, कोई कैल्शियम की वजह से होता है या किसी और, तो अलग अलग पेशेंट की अलग अलग होती हैं चीजें? नहीं, ट्रीटमेंट इज द सेम। ओनली थिंग द कॉज ऑफ, और या जो उसका जो स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत हार्ड होते हैं, यूरिक एसिड बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट स्टोन तो ट्रीटमेंट इज सॉर्ट ऑफ सेम फॉर ऑल द स्टोन्स, एंड दे कॉज प्रॉब्लम, जैसे इन्फेक्शन कर दें या हाइड्रोनेफ्रोसिस कर दें। हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है कि किडनी का जो आउटलेट है जहाँ से यूरिन निकलना है वो ब्लॉकेज हो जाती है, और किडनी फूलने लग पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि किडनी डैमेज होने के ज्यादा चांसेस है, और उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी पेशेंट को करवा लेना चाहिए। इसमें किसी तरह की जान का भी जाने का खतरा बढ़ जाता है? अगर जान का जाने का तब खतरा बढ़ेगा जब हमारा जो
सीरम क्रेटिनिन है वो बढ़ने लग पड़ेगा जी। और फिर किडनी काम करनी बंद हो जाएगी और फिर डायलिसिस पे चले जाता है पेशेंट। सो इतनी जाने की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अनलेस पेशेंट डायलिसिस पे आए या फिर उसकी किडनी टोटली डेड हो रही है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांट वगैरह आ जाता है। तो एक आम इंसान को कैसे पता लगेगा कि स्टोन अंदर बन रहा है? उसको सबसे पहले या तो यूरिन में इन्फेक्शन आने लग पड़ेगी या यूरिन में ब्लड आएगा या फिर उसको बक्खियों में पेन होने लग पड़ेगी और पेन काफी ज्यादा सिवियर होती है, वो बक्खी से पेन आगे को नीचे को जाती है कई बारी और उल्टियां आने शुरू हो जाती हैं। तो ही शुड इमीडिएटली सी द डॉक्टर और अपना टेस्ट करवाए। और मेन होता है कि अल्ट्रासाउंड में आजकल बड़ा अच्छे से पता लग जाता है स्टोन के बारे में, फिर अकॉर्डिंगली आगे ट्रीटमेंट इनकी चलती है डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज, वहाँ कहाँ स्टोन है और उसकी कहाँ पर उसकी लोकेशन है किडनी में। जी, अगर हम अब बात करें ब्लेडर स्टोन की, तो वो भी आजकल काफी लोगों में देखा जा रहा है, तो उसके बारे में आप बताएं। हाँ, ब्लैडर स्टोन देखो दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी ब्लैडर स्टोन होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जैसे आजकल छोटे बच्चे में भी जो 5 साल 6 साल के बच्चे में भी हो जाता है, वो होता है कि जो जब वो यूरिन पास करता है वो बाहर निकलता नहीं और थोड़ा थोड़ा पेशाब अंदर इकट्ठा होने लग पड़ता है ब्लैडर में और धीरे धीरे इन्फेक्शन के कारण स्टोन बन जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट भी सेम ही है जैसे बाकी स्टोन्स का है। और एक होता है जो बड़ी उम्र में हो जाता है स्टोन या तो किडनी से ब्लैडर में आ गया या फिर क्या प्रोस्टेट के कारण क्या होता है कि जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो काफी थोड़ा पेशाब अंदर भी रह जाता है। तो अंदर रहने से क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन के कारण वो धीरे धीरे क्रिस्टल्स बनने लग पड़ते हैं और ब्लैडर स्टोन बन जाता है। तो उसमें ट्रीटमेंट होता है, प्रोस्टेट का भी इलाज करना है और स्टोन का भी इलाज करना है, दोनों करना है, मतलब साथ चलेंगे। हाँ जी। तो जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों में भी 5 साल की एज ग्रुप के बच्चे को भी हाँ, होने छोटे बच्चों को भी आजकल बहुत स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट भी वही है जो अडल्ट्स में होता है, या लेजर करवा लो या अल्ट्रासोनिक थेरेपी करवा लो या फिर ओपन सर्जरी करवा के स्टोन निकलवा लो। ब्लेडर स्टोन के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कैसे पता चल सकता है? ब्लैडर स्टोन में सबसे पहले तो वही बात है कि यूरिन में ब्लड आएगा और जब यूरिन करेंगे तो यूरिन करने के टाइम पेन हो सकती है और यूरिन करते करते कई बार पेशाब बंद हो जाता है। उस कारण होता है कि जो स्टोन है वो हिल के जो जहाँ से पेशाब निकलता है हमारा यूरिथ्रा में वहां जाके ब्लॉकेज कर देता है और करते करते एकदम बंद हो जाता है। तो यही मेन 2-3 चीजें हैं और मेन तो होता है कि ब्लड आने लग पड़ता है। जो आप जब यूरिन करते हैं तो आपको दिख जाता है कि भाई ब्लड आ रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को आप कंसल्ट करें और उसका इन्वेस्टिगेट करा के उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर तो इनिशियल स्टेज पे है और डॉक्टर को दिखा दिया है, पता चल गया है, तो क्या मेडिसिन के थ्रू ही ठीक हो जाता है? देखो आजकल क्या है कि अल्ट्रासाउंड आने से क्या 4 mm, 3 mm, 5 mm स्टोन किडनी में, यूरेटर में या ब्लैडर में बहुत इजीली पता लग जाता है। अगर तो वो स्टोन अप टू 4 mm है तो चांसेस होते हैं कि वो दवाई से या ज्यादा पानी पीने से या फिर हम एक फ्लश थेरेपी होती है, वो फ्लश थेरेपी आप ग्लूकोज लगवाते हैं या फिर ग्लूकोज में टीके डाले जाते हैं और फिर बहुत जोर से पेशाब आता है और निकलने के चांसेस होते हैं। ये हम जो छोटे स्टोन होते हैं अप टू 4 और मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा वी शुड नॉट टेक अ चांस। अगर ज्यादा है और इन्फेक्शन कर रहा है और साथ में किडनी डैमेज कर रहा है देन तो फिर मेडिकल थेरेपी ट्राई ही नहीं करनी चाहिए, सीधा सर्जरी या फिर लेजर या फिर एंडोस्कोपिकली उसको निकलवा देना चाहिए। जैसे आपने कहा फ्लश थेरेपी है, तो क्या ये किडनी स्टोन और ब्लेडर स्टोन दोनों में ही काम करता है? हाँ जी, किडनी स्टोन में अगर 4 mm तक है तो फ्लश थेरेपी ये होती है जो स्टोन यूरेटर में है। अच्छा, क्योंकि यूरेटर में जब स्टोन आ जाता है तो बहुत ज्यादा पेन हो जाती है पेशेंट को और किडनी भी थोड़ी फूलने लग पड़ती है जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोल देते हैं। और फिर वही स्टोन अगर ब्लैडर में आ जाए तो जो आगे का रास्ता है वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, उसमें इजीली निकल जाता है। तो उस फ्लश थेरेपी से ये होता है कि जब पानी, कई बार क्या होता है पेशेंट पानी पीता है तो उसको वॉमिटिंग वगैरह आती है तो ज्यादा पानी नहीं पी सकता। तो फ्लश थेरेपी में आप 2 बॉटल ग्लूकोज लगा दो और उसमें लैसिक्स वगैरह और दवाइयां डाल के देन दैट स्टोन में गो मतलब ब्लैडर में चले जाएगा और फिर वहां से ज्यादा निकलने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम इनटेक ऑफ प्रोटीन डाइट, उससे भी कोई असर पड़ता है स्टोन होने का?
इतना ज्यादा तो नहीं पड़ता, बट इन लिमिट्स ही सारा कुछ खाना चाहिए हमें। और जिसको बोलते हैं आजकल पालक नहीं खाना चाहिए, या फिर सीड वाली चीजें नहीं खाना चाहिए, उससे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं स्टोन बनने के। ओके, तो कैसी डाइट को फॉलो करना चाहिए, मतलब कि स्टोन बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें सब कुछ खाओ, और साथ में पानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पानी ज्यादा पिए, क्योंकि आजकल क्या है कि एसी में बैठते हैं जी। सारे, या फिर ठंडे जगह में होते हैं तो हाँ जी। पानी कम पीते हैं, तो उससे क्या होता है वो माइक्रो क्रिस्टल्स इकट्ठे होने लग पड़ते हैं और उससे स्टोन बनने लग पड़ता है। और कई पेशेंट को ऐसे भी होता है टेंडेंसी फॉर स्टोन्स हो जाते हाँ हैं, जी। तो उनको तो ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए और रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए। पानी कितनी कितनी देर में उसका इंटेक लेना चाहिए? मेनली हम कहते हैं कि पेशेंट शुड ड्रिंक सो मच वाटर के वो दिन का 2.5 से 3 लीटर यूरिन आना चाहिए उसको, उस हिसाब से पानी पीना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा ज्यादा क्योंकि पसीना बहुत आता है, और सर्दियों में कम क्योंकि ठंडी होती है, पसीना नहीं आता, तो उसके कारण पानी थोड़ा विंटर्स में कम पियो, और सर्दियों में तो आपको पता ही है वैसे भी ज्यादा पीना अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब, ज्यादा केसेस किस में होते हैं, मेल्स में या फीमेल्स में? एज सच कोई ऐसी स्टेटस नहीं है, मेल्स में भी हो सकते हैं और फीमेल्स में भी। कोई फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जी। कईयों को फैमिली हिस्ट्री स्टोन की होती है, तो उनमें ज्यादा बनने के ज्यादा चांसेस है। उन पेशेंट्स को ज्यादा अपना इन्वेस्टिगेशन या अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए जिनके फैमिली में स्टोन की प्रॉब्लम है या फिर किडनी की प्रॉब्लम है, वो उनको ज्यादा टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, अपना रेगुलर फॉलोअप भी रखना चाहिए। ओके, ज्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट से भी इसका असर पड़ता है? हाँ, डाइट का तो फर्क पड़ता है। नॉन वेजिटेरियन डाइट से मतलब प्रोटीन ज्यादा होता है नॉन वेजिटेरियन डाइट में, तो जी, उससे जी। भी थोड़ा फर्क पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ आपने पहले बताया कि प्रोस्टेट ज्यादा उम्र के एज में जो हो जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ज्यादा एज ग्रुप के भी कि उन्हें कई बार पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ ये चीज हो रही है। नहीं, तो देखो प्रोस्टेट एक ऐसी चीज है जो आफ्टर द एज ऑफ 50, हाँ जी। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में होता है, फीमेल में तो जी, होता जी। नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 50 प्लस में ज्यादा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये नहीं कि 50 से पहले नहीं हो सकती, हो भी सकती है, पर ज्यादा मतलब मेजॉरिटी इज आफ्टर द एज ऑफ 50। एंड जिस पेशेंट को यूरिन ज्यादा आता है या फिर रात को ज्यादा बारी उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, एक पेशेंट आपको आपके बताएगा कि दिन में तो मैं 2-3 बारी जाता हूँ, पर रात को मेरे को 4-5 बारी जाना पड़ता है नींद में जब मेल में। और साथ में दूसरी बात ये थी, उनकी जो यूरिन की स्ट्रीम होती है वो पतली भी हो जाती है, और पैरों में यूरिन गिरने लग पड़ता है, पोर स्ट्रीम जिसको हम बोल देते हैं, और अर्जेंसी हो जाती है, जैसे एकदम से यूरिन आया तो उनको भागना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए, नहीं तो कई बारी बीच में भी यूरिन निकल जाता है। तो मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो पहले मतलब प्रोस्टेट का इवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कैंसर ऑफ प्रोस्टेट काफी ज्यादा आगे से बढ़ गया है, और इसमें एक मेन टेस्ट होता है पीएसए, वो पीएसए करवाना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कोई कैंसर वगैरह तो नहीं बन रहा है। तो पीएसए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन प्रोस्टेट। मतलब चांसेस हैं कैंसर बनने के भी आगे। और साथ में फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट में भी फैमिली हिस्ट्री होती है। कई बार अगर फादर को हुआ हो या ब्रदर को या कोई और मेल मेंबर को, तो उस फैमिली को या उनके बच्चों को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए फॉर प्रोस्टेट। और पीएसए तो 50 के बाद, पीएसए साल में एक बार ही करवा लें, या 55 की एज के बाद एक बार ही साल में पीएसए करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही कॉमन टर्म है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो एक्चुअल में ये है क्या? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में कॉमन होता जा रहा है। देखो आजकल इरेक्टाइल फंक्शन आगे से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है लाइफ में, और साथ में जो क्या बोलते हैं, मैरिज एज भी काफी पहले जैसे पुराने थे 20-22 साल में मैरिज हो जाती, अब वही 30-32 में मैरिज होती है। तो वो क्या होता है, एक तो स्ट्रेस हो जाता है, और दूसरा कि वो मेल को लगता है पता नहीं मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो कई बारी जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और उसके लिए देन ही शुड सी द डॉक्टर, एंड फिर अकॉर्डिंगली इरेक्टाइल फंक्शन में आजकल बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं जो आपकी ये प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक तो कर देती है, बट जो स्ट्रेस होता है और एक एंजाइटी करके होता है, एंजाइटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि
वही कि मैं कुछ प्रॉपर जी, कर जी। पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो और कई बारी क्या होता है कि जो मेल मेंबर्स हैं वो कई बारी बाहर देखना कि मैं कर पाऊँ सेक्स कर पाऊंगा प्रॉपरली कि नहीं। सो मेन प्रॉब्लम इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड द मैरिज एज हैज गॉन बियॉन्ड 30। तो एग्जैक्टली उसी के कारण आजकल लोग कहते हैं कि पहले मैं अपना करियर सेट हो लाइफ जाए, सेट कर लूं बिल्कुल, या बिल्कुल। मैं लाइफ में सेट हो जाऊं फिर मैं शादी हाँ, करूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ हाँ जी, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ हाँ जी। ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ हाँ ਅੱਛੀਆਂ जी, ਆ हाँ ਗਈਆਂ जी। ਨੇ ਇਰੈਕਟਾਈਲ जी, डिसफंक्शन ਲਈ। जी। ਤੇ ਵੈਸੇ घबराने वाली कोई बात नहीं हम्म होती, सब कुछ हम्म ठीक हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर साहब हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी है कि किडनी स्टोन हो गया, ब्लैडर स्टोन हो गया, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रोस्टेट, तो इन सभी का अगर कोई ट्रीटमेंट है तो क्या लेप्रोस्कोपी से इजीली हो जाता है? देखो जी, आजकल जो किडनी स्टोन है या यूरेट्रिक स्टोन है वो तो आजकल दूरबीन से बहुत बढ़िया हो रहा है। जी। आजकल एक नई चीज, मतलब नई तो नहीं है, मतलब काफी अब करने लग पड़े हैं, उसका नाम है RIRS, अच्छा। यानी कि रेट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी। इसमें क्या है, बाहर कोई चीरा नहीं लगता बॉडी में, सिर्फ वो यूरिथ्रा के थ्रू जाते हैं यूरेटर में और किडनी तक लेजर होते हैं। आजकल लेजर बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो लेजर के साथ वो किडनी स्टोन को या यूरेट्रिक स्टोन को तोड़ देते हैं, तोड़ के उसका पाउडर बन जाता है, यानी कि बिल्कुल ही चूरा चूरा होके फिर उसको पकड़ के निकाल के फिर एक पाइप डाल देते हैं, स्टेंट जिसको बोलते हैं। तो वो स्टेंट के साथ यूरिन निकलता है और जो थोड़ा बहुत पाउडर रह जाता है वो भी निकल जाता है। एंड आई फील दैट इज अ चेंजिंग थिंग इन यूरोलॉजी प्रैक्टिस फॉर स्टोन, स्पेशली फॉर स्टोन। तो आपको और आजकल दूसरी बात है कि प्रोस्टेट में भी आजकल लेजर आ गया है। तो और एक और भी काफी चीजें आ गई हैं कि जो प्रोस्टेट को एज आउटडोर भी ट्रीट कर लेते हैं। बट द गोल्ड स्टैंडर्ड व्हाट आई वुड से इन प्रोस्टेट इज TURP, जिसको बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। उसमें क्या है कि प्रोस्टेट आप सारा का सारा कॉटरी होती है, एक बहुत बड़ी आजकल एनर्जी डिवाइसेस आए हुए हैं, उससे साथ काट के निकाल देते हैं। बहुत बड़े प्रोस्टेट में लेजर पैदा करता है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग नहीं होती। और ये जो TURP प्रोसीजर है इसमें थोड़ा ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, बट इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड आई वुड से। बाकी लेजर आ गया और कुछ थेरेपीज बहुत बढ़िया बढ़िया आ गई हैं, पर उसमें फिर रिकरेंस होने के ज्यादा चांसेस हैं। TURP में रिकरेंस वगैरह कम है। और लेजर एक ऐसी चीज है, गेम चेंजर आ गया जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट में, जो आजकल काफी हॉस्पिटल में कर रहे हैं। एंड आई फील दैट प्रोस्टेट जो पुराना होता था प्रॉब्लम, और अभी में कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो मतलब रिस्क फैक्टर कम हो गया, काफी रिस्क बहुत कम हो गया। इवन पहले था हार्ट पेशेंट हो कि आपका हार्ट नहीं काम कर रहा, आपको डायबिटीज है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो उसमें थोड़ा रिस्क हो जाता था। अब आगे से रिस्क बहुत कम हो गया है प्रोस्टेट के लिए। बिल्कुल। और स्टोन के लिए तो मैंने आपको जैसे बताया RIRS इज गेम चेंजर। तो उससे क्या है कि बाहर भी कोई चीरा नहीं, किडनी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किडनी के थ्रू जाओ तो ब्लीडिंग के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सेफेस्ट प्रोसीजर है RIRS। डॉक्टर साहब, अगर हम इनोसेंट हार्ट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे जो आपने अभी इतने सारे प्रोसीजर्स बताए हैं, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा दिया जा रहा है? देखो जी, स्टोन के लिए तो मैं बोलूंगा कि आप RIRS करवाइए। और स्टोन अगर यूरेटर में स्टोन है तो फिर वो अंडर, आजकल अंदर दूरबीन होती है जिसको बोलते हैं अंडर विजन, स्टोन निकल जाता है और वो स्टेंट डाल देते हैं। और प्रोस्टेट के लिए तो मेरा अभी भी मानना है कि आप TURP करवाइए। उससे क्या है कि एक तो ग्लैंड निकल जाता है और ऊपर से जो ग्लैंड हम निकालते हैं वो बायोप्सी के लिए चले जाता है, तो पता लग जाता है उसमें कुछ ऐसी कैंसर वगैरह तो नहीं बन रहा है जिसके कारण आपको ये प्रोस्टेट। कई बार क्या होता है PSA भी नॉर्मल हो फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं कैंसर के। जबकि लेजर प्रोस्टेट में क्या है कि लेजर एक चीज है जो बर्न कर देता है प्रोस्टेट को, पर आपको टिश्यू नहीं मिलता फॉर बायोप्सी। TURP में ये फायदा है कि आपको टिश्यू मिल जाता है। सो थोड़ा देखना पड़ता है प्रोस्टेट का साइज कितना। आजकल काफी बढ़िया बढ़िया स्कैन आ गए हैं जिससे साइज पता लग जाता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान कि आप लेजर से करवाना चाहते हैं या फिर TURP करवाना चाहते हैं। सो दिस इज टू इन्वेस्टिगेट प्रोस्टेट एंड साइज, देन हम कह सकते हैं कि ਅਸੀਂ मतलब लेजर करिए या फिर
TURP के लिए। अगर जैसे आपने कहा कि साइज के भी इश्यूज होते हैं, अगर ज्यादा साइज बड़ा होता है तो किसी तरह का लाइफ का रिस्क रहता है? देखो जी, प्रोस्टेट का वैसे साइज होता है 15, 20, 22 ग्राम नॉर्मल, और ये एज अ प्रोस्टेट जब इलाज हो जाता है ये 50, 60, मोर देन 100 के 140, 150 ग्राम्स का भी हो जाता है। तो जितना बड़ा प्रोस्टेट होगा उतने ज्यादा फिर चांसेस हो जाते हैं ब्लीडिंग के। तो अगर 50, 60 ग्राम्स है फिर तो सिंपल TURP इज द बेस्ट प्रोसीजर। अगर उससे बड़ा है फिर आजकल लेजर भी कर दे हैगे काफी, ते वो लेजर नाल जला देंदे हैगे और प्रोस्टेट का साइज कम हो जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने प्रॉब्लम्स और ट्रीटमेंट की बात करी, लेकिन अगर यूरोलॉजी को एज अ करियर किसी ने आगे चूज करना हो तो कितना बेनिफिशियल रह सकता है? यूरोलॉजी तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। स्टोन स्पेशली हमारे पंजाब में या हुशियारपुर बेल्ट या पठानकोट बेल्ट में बहुत है। तो यूरोलॉजी विल बी अ गुड, मतलब आफ्टर सर्जरी आपको MCH या डीएम कह रहा हूँ, वो डिप्लोमा आजकल करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं यूरोलॉजी में। और आप एज ए यूरोलॉजिस्ट आजकल यही है कि इक्विपमेंट थोड़ा यूरोलॉजी का महंगा है, सो बट यू हैव टू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट करोगे तो आपको पेशेंट्स भी आएंगे और आपका जितने आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूरोलॉजी में, स्टोन की या प्रोस्टेट की या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यू कैन इजीली सॉल्व इट। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो मतलब MBBS तो कर ही लेते हैं, लेकिन आगे वो एक सॉफ्ट वे में जाना चाहते हैं कि लाइक सर्जरी वगैरह का, इस तरह का हमें कुछ कमी ना हो। सॉफ्ट वे में जाना है तो फिर आप पैथोलॉजी कर लो या फिर रेडियोलॉजी कर लो, बस आपने किया और बाकी काम जो रेफरिंग सर्जन है या फिर डॉक्टर है वो करता है। मतलब एक अच्छा करियर ऑप्शन है ये, बहुत ही बढ़िया है। एंड आजकल आगे से स्टोन कितना बढ़ गया, आपने देखा ही है। 4 mm 5 mm स्टोन तो कॉमन ही हो गया। आप अल्ट्रासाउंड किसी का कराओ तो 2-3 mm का तो वैसे ही निकल आता है। तो आगे से डायग्नोसिस बेटर हो गया। पहले तो था कि पता ही नहीं लगता कि स्टोन था, अब इजीली डायग्नोस्ड है एंड वेरी वेल ट्रीटेबल, मतलब इजीली सारी चीजें हो जाती हैं अभी। तो डॉक्टर साहब, अब एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी पेट दर्द हो या फिर यूरिन में ब्लड आ रहे या फिर यूरिन रुक रुक के आ रहा है और आपको फीवर हो रहा है, तो आप इन्वेस्टिगेट कराइए, अपना एक डॉक्टर को दिखाइए किडनी स्टोन के लिए या फिर प्रोस्टेट या अपना ब्लैडर स्टोन के लिए। तो जो भी आता है इट इज इजिली ट्रीटेबल एंड ट्रीटेबल क्या, क्योरेबल आई विल से, क्योंकि स्टोन एक बार ही पूरा निकल गया तो आप बिल्कुल क्योर्ड हो गए हैं। तो ये स्टोन का तो बहुत ही आगे से मतलब रेवोल्यूशन आ गया है हमारे मेडिकल लाइन में। और प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम भी है तो इजीली भी ट्रीटेबल है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बस ये है कि आप जब भी प्रॉब्लम हो मीट द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए एंड आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर हरजीत सिंह, जिन्होंने स्टोन्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी इस तरह की किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर ये एपिसोड आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली वे में अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आई होप कि आगे ऐसे और भी बहुत सारे जो लोग हैं इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके। और इस तरह के और भी एपिसोड्स के लिए हम अगली मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।